लकी ने देखा कि उसकी सासू माँ में और परिणीता में लड़ाई शुरू हो गई थी। बाकी लड़कियां भी लकी और कुमारी को मारने के लिए आगे आ गए थे, लेकिन लकी ने अपने आप को और कुमारी को बचा लिया। इतने में उसने देखा कि जिजीविषा के मुंह से खून आना शुरू हो गया और इसलिए उसे गुस्सा आ गया। उसने अपनी सासू माँ को डांटना शुरू किया और कहा कि दोनों के बीच लड़ाई की वजह और कोई नहीं बल्कि उसकी सासू माँ ही थी। लकी के मुंह से यह बात सुनते ही उसकी सासू माँ को गुस्सा आ गया और उसने कहा, झूठ, साफ झूठ। मैंने इससे कार्तिक को नहीं छीना है बल्कि इसने मुझसे मेरा कार्तिक छीना है। लकी ये सुनकर तो हैरान हो गया। उसे लग रहा था कि इन दोनों के बीच में किसी बात की वजह से कंफ्यूजन था। लकी ने फिर से उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या आपने कार्तिक को इनसे दूर नहीं किया? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि इन्होंने आपके कार्तिक को आपसे अलग किया है? इस बात पर फिर से उसकी सासू माँ ने उसे देखा और कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो बस इस औरत को ठिकाने लगाना चाहती हूँ और ये मेरे हाथ से मरेगी, जरूर मरेगी, लेकिन फिर भी मैं इसे मारूं उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था। मैं, कार्तिक और ये, हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं और ये, हम दोनों ही कार्तिक को बहुत पसंद करते। कार्तिक भी हम दोनों को पसंद किया करता। हम तीनों ही इस बात को आराम से जानते थे कितना अच्छा होता ना अगर हम तीनों ही इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक बार इसने ना जाने क्या कुछ सोचा और ये अपने साथ में एक लड़की को ले आई। वो घायल हुई पड़ी थी और पता नहीं कहां से आई थी। उसने कार्तिक से कहा कि क्या वो उस लड़की का इलाज कर सकता था। कार्तिक ने मना नहीं किया। कोई किसी का इलाज करने से वैसे कैसे मना कर सकता था? ऐसे में वो उस लड़की का इलाज करने के लिए उस लड़की के घर पर रहने लगा। अब मैं बाहर हो गई थी और ये तीनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। बाद में कार्तिक को पता चला कि वो लड़की बहुत अच्छी थी और उस लड़की को भी कार्तिक बहुत अच्छा लगने लगा। वो कार्तिक के ऊपर डोरे डालने लगी। लकी ने जब इस कहानी को सुना तो उसकी आंखें तो जिजीविषा से जा मिली। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इधर परिणीता ने अपनी बात अभी खत्म नहीं की थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाती, जिजीविषा ने अपना शरीर हल्का सा ऊपर उठाया और बोली, क्या बकवास कर रही हो? वो लड़की सच में चोटिल थी। तुम अपनी आंखों से देखते हुए इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम खुद भी जानती थी कि मैं, तुम और कार्तिक, हम तीनों एक ही हैं। कार्तिक कितना अच्छा इलाज करता था ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती थी। ऐसे में तुम उसके ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो खुद आगे से उसका इलाज करने के लिए आया। मैंने तो उसे घर भी नहीं बुलाया था। तुमने अपने मन में मान लिया कि मैंने उसे बुलाया था। तुम एक बार खुद उससे तो पूछ लेती। ये सुनते ही परिणीता ने उसकी तरफ देखा और फिर से कहा, अच्छा, ये बात तो मैं कितनी बार सुन चुकी हूं और जब मैं इसे सुनती हूं ना तो मेरी इच्छा होती है कि मैं तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूं। तुम कितना झूठ बोलती हो। मैं तो तुम्हारे घर आना चाहती थी, लेकिन मैं आती कैसे? तुमने मुझे अलग करना जो शुरू कर दिया। लकी, उसके बाद आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। वो लड़की 15 दिनों तक इनके साथ रही, हर दिन नशे करती। आखिर में जब उसका परिवार उसे ढूंढते हुए आया ना, तब हमने उन्हें वापस उसके घर भेजा। इसके बाद ना जाने क्या हुआ, कार्तिक मुझसे बात नहीं करता, ना ही मेरी तरफ देखता था, लेकिन वो इसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। हर दिन यही हाल था। वो आंख उठाकर मेरी तरफ देखता नहीं। इस वजह से मुझे बुरा लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, वो इसे भी पसंद करता है, लेकिन मुझसे भी तो बात कर सकता है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अब तो मामला ऐसा हो गया कि वो जितना इसे पसंद करता उतना मुझसे नफरत। मेरा उतना ही कलेजा जलता था लकी। अब तो इन दोनों के बीच में प्यार ही हो गया था और इस बात की मेरे अंदर सबसे ज्यादा जलन भरी हुई थी। अच्छा, तुम्हें मेरे ऊपर तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा था कि वो मेरे ऊपर कितना गुस्सा कर रहा था? ये सब दिखाई नहीं दे रहा था तुम्हें? जिजीविषा ने कहा। लेकिन लकी की सासू मां ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा, लेकिन फिर ये लड़की बीच में ही कुछ दिनों के लिए गायब रहने लगी। ये आती ही नहीं थी और मुझे इसे देखकर ऐसा लगता कि अब मेरा नंबर आ गया। मैं कार्तिक से बात करने की कोशिश करती, उसके पास जाने की कोशिश करती। मैं उसके लिए क्या कुछ नहीं करती। आया बनने के लिए राजी थी, उसकी खाना बनाने को राजी थी, उसके बर्तन तक, कपड़े तक सब कुछ साफ कर देती, झाड़ू पोछा सब कुछ, मैं सबके लिए राजी थी। लेकिन फिर उसके ऊपर जैसे इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। एक दिन फिर उसने कहा कि अब उसके दिल में कोई और आकर बस गया है और अब उसके दिल में कोई और के लिए जगह बची ही नहीं। जैसे ही लकी की सासू मां के मुंह से ये बात निकली तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
लकी ये देखकर एक बार के लिए दंग रह गया। उसने कभी अपनी सासू माँ को इतना कमजोर होते हुए नहीं देखा था। ऐसे में उसने पहली बार अपनी सासू माँ को ऐसे देखा और उसके बाद वो जीजी विशा को देखने लगा। फिर उसने अपनी सासू माँ की तरफ देखा और कहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके दिल में जो लड़का है वो मैं हूं? लकी, तुम क्या मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? सासू माँ ने गुस्से में लकी की तरफ देखते हुए कहा। इतने में लकी फिर से चिल्लाया, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको बुरा महसूस करवाने के लिए सब कह रहा हूं। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीजी विशा ने मुझे यही सब कहा था कि कार्तिक ने उन्हें यह सब कहा था। वो भी यही बता रही थी कि वो जिस इंसान से प्यार करती थी वो आपके साथ था, इसलिए ये आपसे इतनी नफरत करती थी। अब ये सुनकर लकी की सासू माँ को झटका लगा। उसने फिर से जीजी विशा की तरफ देखा और कहा, वो तुमसे प्यार नहीं करता था? नहीं, पहले तो मैं ये सोच रही थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन अभी जिस तरह से तुमने उसके बारे में मुझे बताया, मुझे लगा कि शायद वो मुझसे ही प्यार करता था, जीजी विशा ने कहा। अब सासू माँ ने भी उसकी बात को सुना और हंसते हुए बोली, नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। तुम तो इतने सारे लड़कों से घिरी हुई रहती हो, हर वक्त कोई ना कोई तुम्हारे साथ बना रहता है, ऐसे में कार्तिक तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? उसके दिल में तो मेरे जैसे ही कोई ईमानदार लड़की होगी ना। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसके दिल में हंसी होने लगी। उसे अब जाकर समझ आया कि इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कार्तिक इन दोनों से ही प्यार करता था, और प्यार नहीं भी करता था। सिर्फ इस बात की वजह से दोनों के बीच में इस तरह के झगड़े हो गए, जानी दुश्मन बन गई दोनों एक दूसरे की। लकी की सासू माँ ने फिर से कहा, देखो, कार्तिक के दिल में चाहे जो कुछ चल रहा हो, लेकिन फिर भी वो लड़की हम दोनों में से ही कोई एक थी, या तो तुम या फिर मैं। ये भी हो सकता था कि वो हम दोनों से प्यार करता हो, लेकिन वो हमसे ना बोले क्योंकि वो नाराज ना करना चाहता हो हमें। मैं इस समस्या को ना आज ही खत्म कर दूंगी। मैं उसके पास जाऊंगी और उससे कहती हूँ कि तुम तो पहले ही मर चुकी हो। अब ऐसे में कार्तिक के पास मेरे साथ में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। साली चुड़ैल, मैं नहीं, तू मरेगी। जीजी विशा को गुस्सा आ गया, लेकिन उससे पहले ही सासू माँ ने जीजी विशा की तरफ अपना हाथ दिखा दिया था। इसके बाद उन लड़कियों ने जीजी विशा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उन सब ने उसे अपनी हथेली से काबू में करना शुरू कर दिया और इधर से उठाकर दूसरी तरफ पटकने लगी। उन सब की ताकत जीजी विशा से ज्यादा थी। अगर ऐसे में जीजी विशा के सिर पर जरा सा भी चोट लगता तो शायद वो मर सकती थी। लकी, टेक्निक नंबर 14। इतने में जीजी विशा ने चिल्लाते हुए कहा। लकी ये सुनते ही दंग रह गया। वो खुले हुए मुंह से उसे देख रहा था और ये सोच रहा था कि वो सबसे खतरनाक दाव लगाने जा रहा था, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। जीजी विशा की आवाज उसके कानों तक पहुंच चुकी थी और अब उसका हुक्म मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा बाकी नहीं रह गया। लकी ने तुरंत अपना बायां हाथ उठाया और उस हथेली पर मार दिया। उसके साथ ही जीजी विशा को भी वक्त मिला और उसने भी सासू माँ के ऊपर हमला बोल दिया। उसके वार में अब की बार सासू माँ पीछे की तरफ जा गिरी। वो लकी का ये रूप देखकर हैरान थी। जीजी विशा, चल आज मैं भी देखती हूँ कि हम दोनों में कौन जिंदा रहने वाला है, तू या मैं। रीना। जैसे ही सासू माँ ने आवाज लगाई तो बाकी लड़कियां उन्हें संभालने के लिए आगे आने लगी। आपने मेरी सासू माँ के ऊपर हमला किया तो कैसे किया? लकी ने जीजी विशा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। तुमने देखा नहीं, अभी वो मुझे किस तरह से मार रही थी। अब उसकी जैसी करनी थी वैसी ही तो भरनी मिलेगी ना, इसमें बुराई क्या है? लकी ने पहले जीजी विशा को देखा और फिर अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए बोला, अरे मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप ये लड़ाई मत करो, मत शुरू करो। ये आप दोनों को कितनी ज्यादा चोट लग गई है और अगर ऐसे में आप और तो ये लड़ती रही तो आप दोनों को चोटें आएंगी और बहुत ज्यादा गहरी चोटें आ जाएंगी। दोनों में से कोई भी मर सकता है। कुमारी ने भी लकी की बात को सपोर्ट किया और कहा, जाने दो ना रानी साहिबा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलो हम वापस अपने देश चलते हैं और वहां पर जाकर मैं सबसे पहले आपका इलाज करूंगी। इधर बाकी लड़कियों ने भी लकी की सासू माँ से कहा, गुरुमा, हमारे लिए भी आपका शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप ठीक हो जाओगी तो उसके बाद निपट लेंगे ना इनसे। हाँ गुरुमा, रानी ठीक कह रही है, हमें अगले मौके का आने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, मैं आज की आज ही से खत्म कर दूंगी। इतने में लकी की सासू माँ ने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लकी, जब तुम दिल्ली में रह रहे थे तब तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी ना, तुम मेरी बातें मानते थे। अब मेरी आखिरी बात भी मानो, अगर मेरे लिए तुम इसे मारने में मदद करोगे ना तो मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दूंगी। लकी ये सुनते ही उसकी तरफ देख रहा था। क्या लकी सच में जीजी विशा को मार देता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। परिणीता और जिजीविशा एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। उन दोनों के बीच का युद्ध इतना भीषण हो गया कि दोनों के मुंह से खून निकलने लगा। लकी इसे ये देखा नहीं जा रहा था। वो बस यही चाह रहा था कि उन दोनों के बीच की लड़ाई रुक जाए। उसने उनकी लड़ाई के पीछे का कारण भी जान लिया था और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थे। बाकी सब लोग भी उन्हें समझा रहे थे, लेकिन परिणीता थी कि उनकी बात सुनने को राजी नहीं थी। उसने लकी की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी, सब सिखा दूंगी, तुम्हें अपनी गद्दी तक दे दूंगी। तुम मेरे आश्रम के राजा बनकर उस गद्दी पर बैठोगे। आगे से वहां पर सिर्फ तुम्हारा राज होगा। जैसे ही परिणीता ने इतना भर कहा, उसके बाद उसने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी उसे उतारकर उसने लकी की दिशा में बढ़ा दिया। ये तो वही अंगूठी थी जिसका इस्तेमाल उसने दिल्ली में अपनी उंगली में धागा बांधने के लिए किया था। लकी ने उसकी अंगूठी तो ले ली, लेकिन उसने बहुत ही शर्म से उसे देखा और कहा, सासू मां, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं जिजीविशा से नहीं लड़ पाऊंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें मालूम भी है कि मेरे स्किल इस जिजीविशा से कितने ज्यादा अच्छे हैं। जो आश्रम मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वो सबसे बड़ा आश्रम है और वहां पर 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। फिर तुम्हें मेरी मदद करने में क्या जा रहा है? तुम्हारे क्या कान खराब है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि तुम लकी को जो ऑफर दे रही हो, लकी उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी आश्रम में जाकर बैठेगा, वहां के लोगों की सेवा करेगा? लकी, ये सब बेकार की बातें हैं। इतने में जिजीविशा ने बीच में आते हुए कहा। उसके बाद उसने लकी को देखा और बोली, लकी, तुम्हें इस बूढ़ी की बात सुनने की ना कोई जरूरत नहीं है। वो जिस तरह का मार्शल आर्ट्स जानती है ना, उसी तरह का मार्शल आर्ट्स मैं भी जानती हूँ। तुम अगर मेरे साथ में आओगे तो हम दोनों ही मिलकर इस बुढ़िया को तो हरा देंगे। जब मैं इसे खत्म कर दूंगी ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने पति से बुलवाकर वहां पर मंत्री बनवा दूंगी। मेरे देश में ढेर सारा पैसा है, तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी आराम से बैठकर खाएंगे। वहां पर ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भी हैं लकी। इतने में लकी ने जिजीविशा की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं आपकी इस चीज में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई हो। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही सही सलामत रहो। क्या ये सब क्या कह रहे हो? इसका मतलब मैंने तुम्हें इतने दिनों तक जो कुछ सिखाया सब बेकार चला जाएगा? जितना मैंने तुम्हें सिखाया उतना तो तुम्हें और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो फिर इस तरह की बात कैसे कर सकते हो तुम? मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसकी कीमत तो तुम्हें वापस चुकानी पड़ेगी लकी। जिजीविशा ने लकी के ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो उसके ऊपर पूरी तरीके से बेभर गई थी और उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में सासू मां ने हंसते हुए देखा और आगे कहा, तुमने इसे जो भी सिखाया है ना, वो कोई पट्टी काम नहीं आने वाली। एक बात याद रखना कि इस लड़के से पहले मैं मिली थी। मैंने इसकी जान बचाई थी और इसकी कीमत इससे पहले मुझे चुकानी होगी। तुम मरोगी, बिल्कुल मरोगी, मैं वादा करती हूं, क्योंकि लकी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। जैसे ही उसने इतना भर कहा, उसके बाद लकी की सासू मां फिर से खड़ी हो गई। बाकी चारों लड़कियां भी उसके पास में आकर खड़ी हो गई और वो सभी एक साथ ही जिजीविशा की तरफ दौड़ने लगे। साली, अभी पता चल जाएगा कि कौन मारने वाला है और कौन मरने वाला है। इतने में जिजीविशा ने भी अपनी जगह पर से खड़े होते हुए कहा। इसके बाद वो तुरंत अपनी जगह पर से उछली और सीधी एक सफेद परछाई बन गई और पलक झपकते ही सासू मां की लाल परछाई बन गई। अब दोनों परछाई आपस में लड़े जा रहे थे। लकी इधर बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहा था। उसने देखा कि वो दोनों ही औरतें बुरी तरीके से घायल हो गईं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई भारी वार कर देता ना, तो कोई भी मर सकता था। जैसे ही लकी के दिमाग में यह ख्याल आया तो लकी भी उनकी लड़ाई के बीच में कूद गया। उसने अपनी सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने कसम खा ली थी कि वो दोनों को आगे अब लड़ने नहीं देगा। इधर सासू मां और जिजीविशा की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी और वो एक दूसरे को धक्का देने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही लकी ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं, तो लकी ने अपनी तरफ से एक दांव लगाया। उसने सासू मां को एक तरफ धकेल दिया। तो अब तुम इसकी मदद करोगे? मुझे भूल गए तुम? सासू मां ने गुस्से में लकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उसने इतना कहा तो लकी ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई। उसका असली गुस्सा तो लकी की आंखों के सामने अब आया था। जिजीविशा ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसने अपने सफेद लबादे की आस्तीन चढ़ा ली। इसके बाद वो सासू मां के ऊपर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई सांप हो।
वो उसे डसने ही वाली थी। लकी ने फिर उसे देखा और वो हराई हो गया था। उसे लग रहा था कि जिजीविशा उसे खत्म कर देना चाहती थी, इसलिए लकी ने फिर से उसके ऊपर वार किया और उसने उसे रोक दिया। उसने उसके दोनों हाथों को रोक दिया और फिर झटके से उसे पीछे धकेल दिया। ना तो तुम उसकी मदद कर रहे हो, ना ही मेरी मदद कर रहे हो, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? निकल जाओ यहां से, शांति से लड़ने दो हमें, उसने फिर से गुस्से में कहा। लकी ने भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया था कि उसकी स्किल इतनी अच्छी नहीं थी कि जितनी उन दोनों की थी, लेकिन लकी की किस्मत इसलिए अच्छी थी क्योंकि उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग गई और वो थक गई। लकी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बीच में ही कूद गया, लेकिन फिर भी उसने इन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने उन दोनों को गुस्सा दिला दिया था और वो दोनों ही लकी के खिलाफ हो गए। वो लकी के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने लकी को ही एक दांव में चिट करने की ठान ली थी। लकी ने पाया कि उसके पैरों के नीचे जो पानी था वो अब उसके घुटनों तक आने लगा था और वो भी ज्यादा गहराता जा रहा था। इधर वो दोनों ही लहूलुहान हुई पड़ी थी। इतने देर तक एक दूसरे से लड़ने के बाद दोनों ही थक गए थे। अब वो पानी में थे और उन्हें और ज्यादा थकान चढ़ गई, लेकिन फिर भी उन दोनों के दिल में जो एक दूसरे को मारने की इच्छा थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सासू मां इस बात को जानती थी कि वो जिजीविशा के ऊपर जो भी वार करने वाली थी, इसके बीच लकी आकर उसे बचा लेता। फिर उसने उधर इधर देखा और अपने आप से कहा, मैं इस साली को ना अपने अंदरूनी ताकत से निपटा देती हूँ, एक ही बार में खेल खत्म इसका। इतना बार सोचने के बाद ही उसने अपनी अंदरूनी ताकत को जगा लिया और वो जिजीविशा से इस ताकत के जरिए ही लड़ने लगी। लेकिन जैसा कि उसे शक था, लकी ने उसके इस वार को भी बीच में ही रोक दिया। वो उसके ऊपर कोई आंच तक नहीं आने दे रहा था। इधर से उसने अपनी सासू मां के हमले को रोक दिया तो इधर से उसने जिजीविशा के हमले को भी रोक दिया। वो दोनों के हमले को अपने ऊपर झेले जा रहा था। जिजीविशा अपना हाथ हटा लेना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली किसी चिपचिपे से पदार्थ से चिपक गई। फिर उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि लकी के शरीर में से किसी तरह का कोई फोर्स आ रहा था और वो उसकी हथेली की तरफ जा रहा था। जिजीविशा अब लापरवाह नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भी लकी को रोकने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर वो इस वक्त लकी की सासू मां से हार जाती तो उसे हार माननी पड़ जाती और वो ये नहीं चाहती थी। दोनों ही लकी के शरीर और उसके मन को अपनी ताकत के बीच में पीसना शुरू कर चुके थे। लकी इन दोनों के बीच में किसी घड़े की तरह हो गया। उसके शरीर में ज्यादा और अंदरूनी ताकत दाखिल होने लगे, लेकिन लकी के पास में इन ताकतों से लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बस दोनों तरफ से आग घुसे जा रही थी। लकी के शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। उसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी और अब उसका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में ये सब हो क्या रहा था। लकी के पैर ढीले पड़ने लगे और वो धीरे धीरे नीचे बैठ गया। इधर जिजीविशा और परिणीता भी उसके साथ में नीचे बैठ गए। भले ही वो जानते थे कि उन दोनों की ताकतों की वजह से बेचारे लकी की जान जा सकती थी, पर फिर भी वो दोनों इस हाल में फंस गए थे कि जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। ये निकल पाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। ना दोनों ही हाथ हटा सकते थे और ना ही दोनों हार मान सकते थे, लेकिन उन दोनों के दिल में एक बात चल रही थी। वो दोनों सोच रही थी कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक जल्दी मर जाए तो उन्हें किसी बात का मलाल नहीं रहने वाला। इधर कुमारी, वो चारों लड़कियां और राजा जो सीधे झील के किनारे दौड़कर आ गया। जैसे ही वो लोग लकी और बाकी लोगों के पास आए तो उन्होंने देखा कि झील का पानी भी अब गर्म हो गया और वो जितना लकी के पास जा रहे थे उतना ही उन्हें पानी गर्म महसूस हो रहा था। कुमारी झील में लकी के पास आ गई। वहां पर पानी का तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास आ गया। कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये आदमी रानी साहिबा की और सासू मां की अंदरूनी ताकत को नहीं झेल सकता। ये शक्ति उसके शरीर को खाए जा रही है। इसका दिल अंदर से जल जाएगा, इसके फेफड़े जल जाएंगे, संभालो इसको। इधर राजा भी जिजीविशा को लेकर परेशान हो गया। उनकी घबराहट उनकी आंखों में नजर आ रही थी। उनका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाएं और रानी साहिबा को पीछे खींच ले। इतने में कुमारी ने राजा को उसी की भाषा में समझाते हुए कहा, नहीं राजा जी, ऐसा मत कीजिएगा। रानी साहिबा अपने ही ताकत की वजह से बंधी हुई है। ऐसे में आप उन्हें खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें हाथ लगाएंगे ना तो उल्टा आपको ही चोट लग जाएगी। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी ही भाषा में कुमारी से कहा, तो फिर मैं अपनी रानी को कैसे बचा सकता हूं? उधर राजा कुमारी से बात कर रहा था और इधर वो चारों लड़कियां सासू मां के पास में बैठी थीं। वो सभी अपनी सासू मां को उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए परिणीता सिर्फ गुरु मां नहीं थी, बल्कि वो उनके लिए उनकी मां की जैसी थी। इधर कुमारी भी पानी में खड़ी थी। उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अचानक से उसने अपना सिर उठाया
और लकी की तरफ देखते हुए बोली, लकी, मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकती हूँ जिससे तुम इस फोर्स से बाहर निकल सकते हो। अब जैसा कह रही हूँ वैसा करो। लकी के शरीर में ढेर सारी गर्मी जमा हो गई। उसका शरीर भीतर से बहुत गर्म होने लगा था। वो अपना शरीर ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। इसके लिए ये बहुत बुरे सपने से कम नहीं था। वो अपना अंगूठा तक हिला नहीं पा रहा था, लेकिन उसे सुनाई सब दे रहा था, साथ ही उसे सब समझ भी आ रहा था। जैसे ही उसने सुना कि कुमारी उसे कुछ सिखाने की बात कर रही थी तो लकी ये सुनकर खुश हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को कुमारी बचा लेती या इतनी गर्मी से उसका शरीर फट जाता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबलीन सिर्फ। लकी उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। एक तरफ परिणीता उसे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ जिजीविषा भी उसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन लकी दोनों में से किसी भी तरफ झुकने के लिए राजी नहीं था। वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा था, लेकिन उन दोनों की शक्तियों की वजह से लकी का शरीर गर्म होने लगा। कुमारी लकी को ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने लकी को बचाने के लिए उसको एक तरकीब सिखानी शुरू कर दी। लकी सुनकर खुश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही पल में फट सकता था। चाहे कुमारी का कोई भी तरीका हो, चाहे उसके ऊपर कोई असर हो या ना हो, लेकिन लकी फिर भी इस तरह से मरना नहीं चाहता था। कुमारी ने फिर से लकी से कहा, चलो मैं शुरू कर रही हूं। तुम अपना दिल खुला रखना लकी, और ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर तुम्हें सांस नहीं आ रही है, तुम लकी और उसकी आत्मा को एक साथ जोड़ दो। कुमारी जब से छोटी थी तब से ही वो रानी साहिबा के साथ में थी, और रानी साहिबा ने उसे मार्शल आर्ट्स भी सिखाया था। वो थोड़ी बहुत सब कुछ जान गई थी। पिछले 20 सालों में भले ही कुमारी की मार्शल आर्ट्स बहुत कमजोर हो गई और उसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत कुछ याद था। जैसे ही लकी ने कुमारी की बात सुनी तो लकी ने भी उसकी टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने लकी की आत्मा के दिल को और उसके खून को जोड़ दिया, और वो अपनी ताकत से उसके खून से इन दोनों ताकतों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके शुरुआत के 2 प्रयास तो खराब रहे, उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार कोशिश की तो लकी को एहसास हुआ कि उसने लकी के शरीर में जो शक्तियां चल रही थी वो धीरे धीरे घुलनी शुरू हो गई। लकी के शरीर की हालत अब और ज्यादा ठीक नजर आने लगी। उसे अचानक से अपने अंदर जान महसूस होने लगी, और अब वो कुमारी की बात को बहुत ध्यान से सुनने लगा। इधर कुमारी ने उसकी सासू मां और जिजीविषा की सारी शक्तियों को ठीक कर दिया। इधर रीना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सासू मां, आपका चेहरा वो जल जाएगा। आप तुरंत जिजीविषा से बात करो और जल्द से जल्द दोनों अपना एक हाथ हटा लो, वरना आप दोनों ही कुछ ना कुछ जल जाओगे यार। लकी ने ठीक इतनी ही सी देर में उसे देख लिया था। उसने एक बार के लिए सासू मां को देखा और वो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसकी सासू मां का चेहरा बदलता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकी सिर्फ उसे 10 सेकंड के लिए ही देख पाया, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 4 या 5 साल की थी। इतने में उसने देखा कि राजा बहुत जोर से चिल्ला रहा था और उसे उसके 2 बॉडीगार्ड ने पकड़ रखा था। लकी इधर फिर से पानी की तरफ देखने लगा और उसने देखा कि उसकी सासू मां के चेहरे पर कोई खून नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके होठ का रंग गायब हो गया था। उसका सिर थोड़ा सा गर्म हो गया, उसका चेहरा कमजोर पड़ गया था। ठीक इसी वक्त लकी को भी ऐसा लगने लगा कि लकी के शरीर की ताकत अब कम हुई और अब वो किसी भी पल गायब होने वाली थी। अब दारोमदार दोनों के ऊपर इस बात को लेकर था कि वो दोनों ही आपस में सुलह कर लें, लेकिन वो दोनों ही इस चीज के लिए राजी तो नजर नहीं आ रहे थे। उन दोनों को बस एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे की दुश्मनी नजर आ रही थी। वो एक दूसरे की जानी दुश्मन बने हुए थे और एक दूसरे को मार देना चाहते थे। अब उनकी लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई थी। वो दोनों ही दूसरे को मरता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए वो दोनों ही अभी भी लकी के शरीर के अंदर अपनी अपनी शक्तियां डाले जा रही थी। अब ऐसे में लकी का दिल कितना घबरा रहा था ये बात सिर्फ लकी ही समझ सकता था, चाहे उसे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी वो उन दोनों को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहता था। लेकिन अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बाकी थी कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल और ज्यादा कर सके। जैसे उसकी नजर उसकी सासू मां की तरफ गई तो उसने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और ठंडा हो गया। वो दोनों ही अब अपनी अंदरूनी शक्तियां खोने के कगार पर आ गए। वो दोनों ही अब और जोर नहीं लगा पा रही थी। उन दोनों की हथेलियां नीचे गिरने वाली थी और वो किसी भी पल में पानी में नीचे गिरने वाली थी। लकी का शरीर भी अब उन दोनों की ताकत झेल नहीं सकता था और अचानक से वो गायब हो गया था। जैसे ही लकी के शरीर में वो दबाव आया तो उसे ऐसा लगा कि अचानक से दोनों ताकतें एक दूसरे से टकरा गईं और फिर एक दूसरे को पार कर गईं। उस टक्कर को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलते हुए तेल में पानी डाल दिया।
लकी को जैसे किसी ने 1000 वोल्ट का झटका दे दिया और उसके दिमाग में मक्खियां जोर जोर से भिनने लगी। वो उसे ऐसे देखते ही सन्न रह गया और सीधा पानी में जाकर गिर गया। इधर कुमारी भी उसके पीछे पानी में भाग गई और उसने अपने सारी जान लगा दी, लेकिन वो लकी को अपने साथ खींचकर किनारे तक नहीं ले आई। वो सिर्फ तैरते हुए लकी के शरीर को पकड़ पा रही थी। उसने उसे बस डूबने से बचा लिया। लकी, लकी, कुमारी ने लकी को आवाज देते हुए कहा। लकी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि कुमारी ने उसके शरीर को सहारा दिया हुआ था। वो ये देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था और कुमारी के लिए उसका दिल भर आया। वो तुरंत किनारे के पास आया और फिर बोला, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया कुमारी, अब मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। तुम सच में ठीक हो ना लकी? कुमारी ने फिर से पूछा तो लकी ने हाँ कर दी। लकी को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में अभी तक जो ताकतें चल रही थी वो एक दूसरे से लड़ रही थी और अब वो गायब हो गई। उसे अपने शरीर में अब वो गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी भी उन दोनों शक्तियों ने एक दूसरे से टकराना बंद नहीं किया था। लकी अब किनारे पर खड़ा हो गया था और वो अभी भी कुमारी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुमारी ने भी लकी को देखकर राहत की सांस ली और उसके बाद वो फिर से किनारे के पास आ गई। तब तक सासू और जिजीविशा भी थक गए थे। सासू माँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे तो चारों लड़कियां अपने हाथों में उठाकर बड़ी मुश्किल से किनारे पर लेकर आई थी। इधर राजा ने भी अपनी आदमियों की मदद से जिजीविशा को उठा लिया और उसे अपने साथ में किनारे पर ले आया। कुमारी भी भागते हुए अपनी रानी साहिबा के पास में आई और बोली, रानी साहिबा। लकी ने भी तुरंत किनारे से उन दोनों की तरफ भागने लगा, लेकिन अब उसे अपने आप में काफी हल्का महसूस हो रहा था और उसका शरीर बहुत शांत हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नदी में तुरंत नहाकर निकला हो। वो काफी ताजा महसूस कर रहा था। लकी ने उन्हें देखा और कहा, सासू माँ जी, जिजीविशा जी, अब दोनों ठीक तो हो? जल्दी से कोई एम्बुलेंस को फोन लगाओ, हमें इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन लकी की सासू माँ की हालत तो हॉस्पिटल जाने जैसी लग ही नहीं रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल में दम तोड़ सकती थी। उसे अभी भी उन चारों लड़कियों ने घेरा हुआ था और वो बहुत मुश्किल से बोली, अबे साले, तूने तो हम दोनों की हालत खराब कर दी। मैंने आज तक ना इस दुनिया में तुझसे बेकार इंसान नहीं देखा। तू आदमी है या क्या है यार? कितनी बुरी किस्मत लेकर तू आया है। तूने मेरे और इस डायन की सारी ताकत अपने अंदर ले ली, फिर भी ऐसे खड़ा है। लेकिन मैं तुझे फिर से याद दिलाना चाहती हूँ जो मैंने पहले कहा था, जो मैं कह रही थी उसे भूलना मत। मेरा आश्रम चलने का न्योता अभी भी तेरे हाथ में है। अगर तुझे वो न्योता पसंद आता है तो तू उसे एक्सेप्ट कर सकता है, तभी मैं तुझे यहां से जाने दूंगी, वरना मैं तुझे भूत बना दूंगी। सुन रहा है ना तू मेरी बात? इतना कहने के बाद मुझसे खांसी आ गई। वो बहुत जोर जोर से खांस रही थी। लकी को उसकी बात सुनकर डर लगने लगा। उसका गुस्सा सच में बहुत खतरनाक था। उधर वो रानी अभी भी राजा की बाहों में पड़ी हुई थी और उसकी आंखें भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बहुत ही छीनी सी मुस्कान के साथ में लकी को देखा और कहा, लकी, क्या तुम अब मुझे अपना गुरु मानना बंद कर दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको अभी भी अपना गुरु मानता हूं, लकी ने कहा। वो जिजीविशा की आंखों में देख रहा था जो एक अजीब तरह की उदासी से भर आई थी। उसने फिर से लकी की तरफ देखा और बोली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर उसने धीरे से कुमारी का हाथ अपने हाथ में लिया और लकी की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे आने का ना पिछले 10 साल से इंतजार कर रही थी। अगर मैं यहां से चली गई तो यहां पर इसका और कोई रिश्तेदार बचेगा नहीं। मेरे लिए तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगे ना? ये सुनते ही कुमारी की आंखों से आंसू आने लगे। उसने रानी साहिबा की तरफ देखा और कहा, नहीं रानी साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं आपके साथ में आऊंगी, आप जहां जाओगी मैं आपके साथ में आऊंगी। इतने में लकी ने भी रानी साहिबा की तरफ देखा और कहा, आप चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर रानी खुश हो गई और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश इस वक्त वो बूढ़ी नजर आ रही थी। वो जोर जोर से हंस रही थी और हंसते हुए बोली, साली चुड़ैल, अगर मर गई ना तो मेरी तो मौज हो जाएगी। जैसे ही तू मरेगी ना उसके बाद मैं सीधा कार्तिक के पास चली जाऊंगी और वहां पर अपन दोनों आगे की जिंदगी ना खुशी खुशी एक साथ बिताएंगे। अच्छा, अपनी उम्र देखी है? तू कम से कम 70-80 साल की दिखाई दे रही है। कार्तिक तुम्हें इस हाल में तो कभी भी पसंद नहीं करने वाला। वैसे भी उसके दिल पर ना मेरा राज चलता है, वो मुझे पसंद करता है। और मरूंगी मैं नहीं बल्कि तुम। एक बार तुम मर जाओगे ना तो हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। नहीं, कार्तिकेय मुझे पसंद करता था। नहीं, कार्तिकेय मुझे पसंद करता था।
दोनों लोग इस तरह की बातें किए जा रहे थे। वो जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज थी कि ठीक से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ठीक एक ऐसे ही वक्त में दोनों की आवाज रुक गई, दोनों की सांस रुक गई थी और दोनों के दोनों ही मर गई थी। उन चारों लड़कियों ने सासू माँ के शरीर को नीचे जमीन पर रख दिया। चारों उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और वो उनके सामने 3 बार नीचे झुक गई। इधर राजा जी के हाथ में भी उनकी रानी की लाश थी। वो जोर जोर से रोए जा रहा था। कुमारी खुद भी रानी साहिबा के पास बैठी थी और रोए जा रही थी, बुरी तरीके से रो रही थी। लकी से भी अपना दुख रोका नहीं जा रहा था। वो खुद भी उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। ठीक इसी वक्त कहीं से सायरन बजने की आवाज आई। लकी ने देखा कि जयपुर पुलिस का चीफ सौरभ अपने साथ में 20 पुलिस वालों को लेकर दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था। उसे इस होटल से कोई फोन आया था और वो सीधा भागता हुआ यहाँ आ गया। अब आगे क्या होने वाला था? रानी साहिबा की मौत पर राजा क्या करने वाले थे? और क्या सौरभ लकी को उठाकर थाने में बंद कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने उन दोनों युद्धों को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन दोनों की लड़ाई थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन दोनों शक्तियों की वजह से लकी की शरीर की हालत खराब हो गई, लेकिन इतने में कुमारी ने उसे बचा लिया। मगर जीजी विश और परिणीता एक दूसरे पर वार की वजह से नहीं बच पाए। वो दोनों ही झील के किनारे मर चुके थे। लकी, राजा, कुमारी और बाकी सभी लोग उनके आसपास बैठकर रोए जा रहे थे। ठीक तभी वहां पर पुलिस आ गई और उनके साथ में सौरभ भी था। उस होटल से किसी का फोन आया था। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसा तो उसने देखा कि वहां दरवाजे पर 2 लोग पड़े थे। अब उन्हें इस अचेत हालत में देखकर वो घबरा गया कि वो जिंदा थे या मर गए। फिर जैसे ही सौरभ अंदर आया और उसने देखा कि रानी भी राजा की बाहों में पड़ी थी तो उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसने देखा कि रानी सांस तक नहीं ले रही थी और निढाल उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। कौन हो तुम लोग? इतने में सौरभ ने उन चारों लड़कियों के ऊपर अपनी बंदूक तानते हुए कहा। उसने बंदूक लोड कर दी थी और वो गुस्से में उन्हें देखे जा रहा था। इधर जैसे ही राजा ने सौरभ की आवाज सुनी तो वो गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा और फिर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में होटल में जो ट्रांसलेटर था उसने राजा की बात का अनुवाद करते हुए सौरभ को कहा, राजा कह रहे हैं कि तुम लोगों ने आने में इतनी देर कैसे कर दी? ये सुनते ही सौरभ को पसीने छूटने लगे। उसे लग रहा था कि हो सकता था कि अब उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए सौरभ ने राजा को समझाते हुए कहा, राजा जी, आपको इन सब मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। आप यहाँ निकलोगे तो ठीक रहेगा, वरना आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। अगर ये मामला मंत्रालय के सामने चला गया तो हम सब के लिए दिक्कत हो जाएगी। सौरभ खुद राजा को आगाह तो कर रहा था, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मामले से निपटे कैसे। इतने में राजा के अनुवादक ने फिर से सौरभ की तरफ देखा और कहा, राजा कह रहे हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वो खुद इस मामले की जांच करना चाहते हैं और उनका कहना है कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। राजा सौरभ को घूरते हुए देखे जा रहा था। सौरभ को पता नहीं मामला क्या था, इसलिए उसे एक बार के लिए लगा कि यहां से निकल जाना ही ठीक रहेगा। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और अपने आदमियों को हाथ से इशारा करते हुए बाहर ले गया। आखिर में वो खुद भी बाहर आ गया। अब इधर जब राजा को पता चल गया कि रानी की मौत हो गई थी तो राजा के पास में उसे अपने देश ले जाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। रानी ने पहले से ही राजा से ये बात कह रखी थी कि जिस दिन भी वो मरे तो उसका अंतिम संस्कार उसके देश में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी उसे माफ नहीं करने वाली थी। अब राजा, जो कि रानी को किसी देवी से कम नहीं मानता था, वो रानी की कही बात को ठुकरा नहीं सकता था। इधर वो चारों लड़कियां भी अपनी जगह पर से खड़ी हुई और लकी के पास में आ गई। जैसे ही वो लकी के पास में आई तो लकी उन्हें देखकर एक बार के लिए तो घबरा गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि वो लड़कियां उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा वो तो उसके पैरों में गिर गई। उन चारों ने लकी के पैरों में ढोंग लगाया और बोली, महाराज, आज से आप ही हमारे गुरु हैं और आपकी आज्ञा हमारे लिए पत्थर की लकीर। लकी ये सुनकर दंग हो गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़कियां उससे इस तरह की बात क्यों कर रही थी। अभी तो वो उसकी जान लेने पर उतारू थी और अब तो वो उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। लेकिन फिर से अचानक से अपनी सासू माँ की कही बात उसे याद आई। उसकी सासू माँ ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसकी मदद करता तो वो अपना आश्रम उसे देने वाली थी। हालांकि लकी ने अपना वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन वो उसकी सासू माँ से लड़ा भी तो नहीं था। लकी उन लड़कियों को बस देखे जा रहा था। उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो उन लड़कियों का गुरु बने या उस आश्रम को संभाले। लेकिन अब जब उसकी सासू माँ मर गई तो उसके पास में और कोई चारा भी तो नहीं बचा। उसे लग रहा था कि अगर वो खुद इस आश्रम का गुरु बनता तो शायद आश्रम का कुछ भला हो सकता था। इसलिए उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और कहा, देखो, मुझे इस बारे में तो कोई जानकारी है नहीं कि तुम लोगों के आश्रम में काम कैसे होता है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आश्रम में गुरु का क्या काम होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सासू माँ का अपना कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि इनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मुझे अपने सिर पर लेनी पड़ेगी। मैं इनके दाह संस्कार का इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही चारों लड़कियां एक दूसरे की दिशा में देखने लगी। उन्हें भी याद नहीं था कि गुरु के मरने के बाद में क्या किया जाता था, क्या कार्यक्रम होते थे, विधि क्या थी। इस बात का कोई उन्हें अंदाजा ही नहीं था। लेकिन अब जब लकी नया गुरु हो गया था तो वो जो कर रहा था उसे सब लोगों के लिए सुनना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लकी उन सब से नाराज हो सकता था और उन्हें आश्रम से निकाल सकता था। इसलिए रानी ने चारों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, गुरु की आज्ञा हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जय गुरुदेव। लकी ने फौरन शमशान में फोन किया और दाह संस्कार के लिए गाड़ी मंगवा ली। सब लोगों ने सासू माँ की लाश को उस गाड़ी में डाल दिया। इधर जैसे ही जाते जाते लकी की नजर जीजीविशा के शव के ऊपर पड़ी तो वो बिलखने लगा। उसे जीजीविशा के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। वो उन्हें याद कर करके अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से लकी ने अपने आंसू पोंछे और वहां से निकल पाया। उन चारों लड़कियों ने उसे वहां से निकालने में उसकी मदद की। वो चारों के साथ में एक शमशान घाट पर आया और सारी तैयारियां होने के बाद में उन्होंने सासू माँ को जला दिया। फिर अगले दिन उनकी राख लेकर वहां से निकल गए। उन्होंने उस राख को नदी में अर्पण कर दिया। उन चारों लड़कियों को सिर्फ रोना आ रहा था। अपनी गुरु माँ को याद करके वो हर पल रोई जा रही थी और वो चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी माँ की मौत हो गई थी। ये सब काम करते हुए कब शाम हो गए पता नहीं चला। लकी कब नदी से निकलकर वापस आया तो उन लड़कियों ने उन्हें देखा और कहा, अब तो मैं वापस अपने कॉलेज जा रहा हूं, तुम सब कहां जाने वाली हो। ये सुनते ही एक बार के लिए वो चारों लड़कियां घबरा गई। फिर उन्होंने लकी की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव, क्या आपको हमारी जरूरत है? आप चाहे तो हम आपकी चाकरी कर सकते हैं। हम गुरु माँ की भी चाकरी किया करते थे। बाद में भले ही वो अकेले ही अपना सारा काम करने लगी, लेकिन जब तक वो आश्रम में थी तब तक हम उनकी चाकरी किया करती। ऐसे में अगर आप कहेंगे तो हम लोग आपकी भी चाकरी करने के लिए तैयार हैं। लकी ये सुनकर थोड़ा हिल गया। वो उन्हें अपना नौकर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने उन चारों की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे तुम चारों की चाकरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ और आज से मेरा ये आदेश है कि तुम्हें ना तो मेरी चाकरी करने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें तो किसी की भी चाकरी करने की जरूरत नहीं है। ये जो अंगूठी है जिसे सिर्फ तुम्हारे गुरु पहन सकते हैं, ये आज से मैं तुम्हें देता हूँ। आज से तुम सब आजाद हो। लकी ने कहा और उस अंगूठी को उतारने लगा जो उसे उसकी सासू माँ ने उसे दी थी। जैसे ही वो उसे खोलने वाला था कि इतने में उन चारों लड़कियों ने लकी से कहा, अरे नहीं गुरुदेव, ये करना पाप है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप भूल गए कि आपने पिछले गुरु से क्या वादा किया था? गुरुदेव, आपको हमारी गुरु माँ ने चुना है, इसलिए आपके हाथ में ये अंगूठी भी दी गई है। अब ऐसे में अगर आप ये उतार देंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। वैसे भी आप गुरु हैं और अगर गुरु नहीं रहेंगे तो हम सब आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही चारों लड़कियों ने इतनी बात कही तो फिर से उनकी आंखों से आंसू उतर आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ऐसा क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था वो ऐसा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे इस हाल में क्या करना चाहिए। हालांकि वो उनका गुरु नहीं होना चाहता था, लेकिन वो उनके दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। इसलिए उसने फिर से उन लड़कियों की तरफ देखा और कहा, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और मैं हॉस्टल में रहता हूँ।
मेरे कमरे में पहले से ही 4 लोग रहते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कैसे जा सकता हूँ? तुम लोग मेरे पीछे आकर करोगे तो क्या करोगे? अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ रख भी लेता, लेकिन अपने हॉस्टल के बाहर कमरा भी ले सकूं, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। मेरी जेब में अभी सिर्फ 100 रुपए रखे हुए हैं। जैसे ही चारों ने यह बात सुनी तो उनका सारा दुख एक बार में गायब हो गया। उनमें से एक लड़की ने लकी को देखा और कहा, गुरुदेव, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास तो पैसे हैं ना। आप चाहें तो हम आपको पैसे दे सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? हमारे पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन अभी हम यहाँ पर ज्यादा पैसा लेकर नहीं आए। अभी हमारे पास में 20 करोड़ के आसपास रखे हुए हैं। हम इतने पैसों में तो जयपुर में ढेर सारे बंगले ले सकते हैं। अगर गुरुदेव आपको लगता है कि इतना पैसा भी कम है और आपको और भी पैसों की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। हम अभी अपने श्रद्धालुओं को अपने आश्रम पर बुला लेते हैं। आप उनसे जितने पैसे देने के लिए कहोगे ना, वो लोग उतना पैसा आपको दे देंगे। पैसों के अलावा अगर आपको और किसी चीज की जरूरत है तो वो भी आपको दे देंगे। उन लड़कियों ने कहा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। उसकी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा था, क्या दिखा रही थी जिंदगी उसे। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकी सोचता कुछ और था, उसके साथ हो कुछ और जाता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि इतनी छोटी लड़कियों के पास में इतने सारे पैसे होंगे। इसके अलावा उसने कभी नहीं सोचा कि वो इस तरह किसी आश्रम का गुरु बन जाएगा। अब लकी को लग रहा था कि उसे हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस आश्रम के पीछे का खेल भी समझना चाहिए था लकी को। इसलिए लकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम लोग एक काम करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एक बढ़िया सा बंगला खरीद लेते हैं। चारों लड़कियां ये सुनते ही खुश हो गई कि उनके गुरुदेव उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। इसलिए उन चारों लड़कियों ने एक सुर में नारा लगाते हुए कहा, गुरुदेव की आज्ञा हमारे लिए पत्थर की लकीर है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी उस आश्रम का गुरु हो जाता? अब उसकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर पर। दोनों की मौत हो जाने के बाद में वहां पर पुलिस आ गई, लेकिन राजा ने पुलिस को वहां से भगा दिया। वो जिजीविषा को अपने साथ में अपने देश ले जाना चाहता था। इधर लकी भी अपनी सासू माँ को अपने साथ ले आया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो बाकी लड़कियां लकी को ही अपना गुरु मान चुकी थी, पर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन लड़कियों को अपने साथ में कैसे रख सकता था। जब लड़कियों ने उसे बताया कि उनके पास ढेर सारा पैसा था तो लकी खुश हो गया और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एक बंगला लेने वाला था। लकी उन लड़कियों के साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आ गया और सीधा उनके ऑफिस में दाखिल हो गया। शाम होने की वजह से उन सब लोगों के घर जाने का टाइम हो गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लकी को देखा तो वो एक बार के लिए रुक गए। उनके साथ में जो लड़कियां थी वो काफी सुंदर थीं, लेकिन लकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किस तरह का आदमी उन लड़कियों के साथ में आ गया। उन्हें लकी में कोई दिलचस्पी थी नहीं। उन्हें किसी भी हाल में इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी जैसा फटीचर आदमी उसके साथ में आई हुई ये बच्चों जैसी लड़कियां उनका बंगला खरीद सकते थे। इसलिए उन लोगों ने लकी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। जैसे ही वहां के मैनेजर ने देखा कि उसके ऑफिस में 4 फूल से भी सुंदर लड़कियां दाखिल हो गई तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उन्हें देखकर वो काफी खुश हो गया। उसने उन लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तुरंत उनसे मिलने के लिए अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसने लकी को भाव नहीं दिया और सीधा उन लड़कियों के पास जाते हुए बोला, आप चारों घर खरीदना चाहती हैं? गुरुदेव, हम नहीं, हमारे गुरुदेव खरीदना चाहते हैं। हम तो बस वही चाहते हैं जो गुरुदेव चाहते हैं, इसलिए आप जो भी बात करना चाहेंगे वो गुरुदेव से कीजिए। उनमें से एक लड़की ने मैनेजर से नजर मिलाए बिना ही कहा, गुरुदेव? कौन गुरुदेव? ये तुम्हारा गुरुदेव है? मैनेजर ने लकी की तरफ हीन भावना से देखते हुए कहा। वो लकी को देखकर एक बार के लिए तो हैरान हो गया। उसने फिर से लकी को ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, ये चारों क्या कह रही है? तुम इनके गुरु हो? उस मैनेजर को अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर बैठा हुआ था। उसे मालूम नहीं था कि लकी ने
जीजी विशा और परिणीता की शक्ति को अपने अंदर समेट लिया था। अब लकी वो लकी नहीं रह गया था जो लकी वो पहले था। लकी को उन चारों लड़कियों की एक एक हरकत नजर आ रही थी और उनकी आवाज भी आ रही थी। लकी इतने में पीछे हटा और मैनेजर की तरफ देखने लगा। हाँ, मैं ही गुरुदेव हूं, तुम्हें कोई दिक्कत? कमाल है, कैसा कमाल है गुरु, कोई भी गुरु होने लगा ना आजकल, कमाल के लोग हैं यार, मैनेजर ने कहा और अपने स्टाफ वाले लोगों के सामने देखकर हंसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन चारों लड़कियों को लकी में ऐसा क्या नजर आ गया जो उसे गुरु मानकर बैठ गईं। लेकिन उसकी बातें सुनकर उन चारों लड़कियों को गुस्सा आ गया और वो उस मैनेजर को घूरते हुए देखने लगी। अगर लकी उन्हें इशारा करता तो वो एक पल में लकी के लिए जान दे सकती थी, लेकिन लकी ने अपने हाथ के इशारे से उन लड़कियों को रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे गुरु के बारे में इस तरह की बात करो? उन चारों में से एक लड़की ने कहा। उस मैनेजर को यह बात मालूम नहीं थी कि उसने अपना पैर नर्क के दरवाजे पर रख दिया और उसने कहा, मुझे लगता है कि इस आदमी ने ना आप चारों लड़कियों को बेवकूफ बनाया। हो सकता है कि आपको किसी सोशल मीडिया पर मिला हो और इसने आपसे कहा हो कि ये बहुत अमीर आदमी है और इसके बाप दादा के पास में बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन इसकी हालत देखकर तो आपको लगता है कि इसकी जेब में 10 रुपए भी होंगे। मैं कह रहा हूं कि इसने आपको ना कुछ भी बताया है, सब झूठ बताया होगा, साफ झूठ, या आपको सिर्फ अपने बिस्तर तक ले जाना चाहता है और कुछ नहीं। उसके बाद उस मैनेजर ने लकी की तरफ देखा और हंसने लगा। अच्छा भाई बताओ, मैं जो कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ? तुमने यही सोचा होगा ना कि तुम इन लड़कियों को पहले तो अपनी मीठी बातों में फंसाओगे, उसके बाद तुम इन्हें अपने साथ घर दिखाने के लिए लेकर आओगे, उसके बाद इन्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाएगा और तुम इन्हें अपने साथ में होटल पर लेके जाओगे, बराबर। लेकिन तुमने ये सब खूब किया कि एक बार में 4 मछलियां फंसा ली। अब बताओ, तुम खुद इन्हें सच बता रहे हो या फिर मैं पुलिस बुलाऊं? उस मैनेजर ने अपनी जेब में से अपना फोन निकाल लिया और उसने पुलिस का नंबर भी लगा दिया। अब वो बड़े आराम से लकी की तरफ देख रहा था। वो चाह रहा था कि लकी अपना मुंह खोले और उन्हें सच बता दे। मैं सच में यहां पर एक घर खरीदने आया हूं, समझे? लकी ने कहा। जैसे उसने इतना भर कहा, उसके बाद में उसके आसपास जो ऑफिस की लड़कियां खड़ी थीं, उन्हें हंसी आ गई। वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठी हुई थी और लकी की बात सुनकर एक दूसरे को तालियां देते हुए हंसे जा रही थी। इसके बाद उनमें से एक ने कहा, इससे क्या लगता है, बंगला खरीदना सब्जी खरीदने के बराबर है। इसे मालूम भी है कि एक बंगला कितने का है? भाई यहाँ पर एक बंगले की कीमत 3 करोड़ रुपए है। ये कोई रैन बसेरा नहीं है, जयपुर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। अरे साला है ही ठगी, शक्ल से नजर नहीं आ रहा क्या? सिर्फ लड़कियों को फंसाने के लिए लोग भी आजकल ना क्या क्या करने लगे। मैं तो इसे घर तक नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं खुद भी इसे घर नहीं दिखाने वाली हूँ। वैसे भी इसके जैसे कस्टमर्स को घर दिखाकर मैं तो थक गई हूँ। भाई प्लीज मुझे तो माफ करो। हाँ भाई, हमें तो फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इस तरह के मजाक करने हैं ना, तो मैं तुम्हें और दूसरे प्रॉपर्टी वालों की नंबर दे देती हूँ। तुम उनके पास जाकर ना ये सब मजाक कर सकते हो। हाँ, बड़ा आया घर खरीदने वाला। अब अगर ये बंगला उसकी यूनिवर्सिटी के पास में नहीं होता तो वो शायद बंगला खरीदने का प्लान कैंसिल कर देता, लेकिन यहाँ पर घर खरीदना उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसने दीवार पर लगे एक ऐड की तरफ देखा। उस पर लिखा फोन नंबर उसने अपने फोन में डायल किया। इसके बाद उसने फोन लगाया और बोला, हेलो श्यामलाल जी। जी मैं नमस्ते, मैं आपके ऑफिस आया हुआ हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी के पास एक बंगला लेना था। जी जी, लेकिन आपके ऑफिस में जो स्टाफ बैठा है ये मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। ये मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है। और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, इतने में मैनेजर और बाकी लड़कियां भी लकी की दिशा में दौड़ पड़े। उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि लकी उससे आगे उनकी शिकायत करे, इसलिए मैनेजर ने तुरंत उसके हाथ से फोन लिया और कहा, अरे नहीं सर, हम तो इससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, पूरे स्टाफ को परेशान कर रहा है सर। हाँ सर, ये कोई घर वर खरीदने नहीं आया है, ये सिर्फ हमें ना बेवकूफ बना रहा है और इसने अपने साथ कुछ लड़कियों को फंसा रखा है। लकी ने फिर से उनके हाथ से अपना फोन लिया, लेकिन मैनेजर ने उसे फोन नहीं दिया। ऐसे में लकी ने मैनेजर के हाथ को पकड़ा और हल्का सा दबा दिया। उसका हल्का सा दबाना भी मैनेजर के लिए बहुत भारी था। अचानक से उसके हाथ से फोन छूट गया। लकी ने अपना फोन उठाया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं यहाँ किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सच में घर लेना है। मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप एक बार में सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन किससे परेशान कर रहा है। इसके बाद लकी ने अपनी जेब से बैंक का कार्ड निकाला जो कि उन लड़कियों ने उसे दिया था।
उसने वो कार्ड उस मैनेजर को दे दिया और कहा, मैं आपके बंगले के 3 करोड़ रुपए अभी के अभी देने के लिए तैयार हूं। आपके मैनेजर को मैंने अपना कार्ड दे दिया है। वो कार्ड देखकर अब मैनेजर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी के पास में इतना पैसा कैसे आ गया। उसने तुरंत गहरी सांस ली और फिर अपने आप को शांत किया। उसके बाद उसने लकी से 1 मिनट के लिए फोन लिया और कहा, श्याम सर, आप सिर्फ इस आदमी की आवाज सुन पा रहे हैं। अगर आप इसकी शक्ल देख लेंगे ना तो आपको खुद ये विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। ये आदमी अपने आप में किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा। नहीं सर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, आपने मजदूरों को देखा है? ये आदमी बिल्कुल उन मजदूरों की तरह नजर आ रहा है। अब भले ही इसने अपना कार्ड दे दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके कार्ड में इतना पैसा होगा? पीछे से बाकी लड़कियों ने भी शोर मचाते हुए कहा, हाँ सर, मुझे भी नहीं लगता कि इसके खाते में 2000 से ज्यादा रुपए होंगे। हाँ सर, ये हाथी के दांत जैसा लग रहा है, किसी काम का नहीं है सर। मुझे तो इसके साथ वाली लड़कियों की चिंता हो रही है। ये बेकार में ना उन्हें परेशान कर रहा है। देखना आप, ये आदमी ना आखिर में उन्हें अपने होटल में लेकर जाने वाला है। सर, अगर इसके खाते में मैं कह रहा हूं 3 करोड़ रुपए नहीं मिलना तो हम लोग सीधा ना पुलिस को बुला लेंगे और वो इसे अपने साथ में लेकर जाएंगे। थोड़े दिन जेल में रहेगा तो इसे अपने आप अकल आ जाएगी। लकी ने उन सब की बातें सुनी और उसे हंसी आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इन लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती थी कि वो आदमी को उसके कपड़े से जज करे। फिर भी लकी ने मैनेजर से उसका फोन लिया और कहा, आप इनसे कहिए कि ये कार्ड स्वाइप करके देख लें। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी कार्ड स्वाइप करके देखता हूं। देखते हैं कि तुम्हारे खाते में ना 3 करोड़ रुपए है या 3 कौड़ियां। हाँ, मैनेजर ने कहा और फिर अपनी टेबल की तरफ चला गया। इसके बाद उसने मशीन में अपना कार्ड डाला और बटन दबाने लगा। जैसे उसमें ग्रीन लाइट चली, मैनेजर ने देखा कि सच में उस कार्ड में से 3 करोड़ रुपए कट गए। ये देखते ही मैनेजर तो अपनी जगह पर जम ही गया। वो जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा हुआ। उसकी आंखें जो देख रही थी उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उस पर। मैनेजर सर, क्या हुआ? कार्ड नकली निकला क्या? अरे कार्ड नकली हो या असली, आदमी तो फर्जी है ना। मैं अभी पुलिस बुलाता हूं, वही निपटेगी। इतने में मैनेजर ने फिर से होश में आ गया। उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और लकी की दिशा में आने लगा। अचानक से मैनेजर ने लकी की तरफ देखते ही देखते उन लड़कियों के गाल पर थप्पड़ लगा दिए जो कि लकी के बारे में इस तरह की बात कर रही थी और उसे पुलिस में ले जाने को कह रही थी। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम जानती भी हो कि इस आदमी के बारे में ऐसी बात कर रही हो। अब अगर इनके बारे में कुछ भी बोला ना, बाहर कर दूंगा तुम सबको। कोई भी तुम्हें नौकरी नहीं देने वाला। मैनेजर ने गुस्से में उन लड़कियों को देखते हुए कहा। इसके बाद मैनेजर ने लकी को बड़े प्यार से उसका कार्ड वापस दे दिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सर मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे बस इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आप जैसा चाहे वैसा बंगला ले सकते हैं। बाकी सब लड़कियों ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हक्की पक्की रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में लकी ने सारा पैसा चुका दिया। उनके हिसाब से तो ये नामुमकिन था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और उसकी शिष्याएं बाकी लोगों को सबक सिखाने वाली थी या फिर लकी उन्हें माफ कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समली सिर्फ पॉकेट एफएम पर।